रिजल्ट को लेकर एक बार चार्ट लेकर आइए नायका का आप ज़रा। और देखिए जो ये खैर ये फ्यूजन माइक्रो हो गया, एक बार नायका का इंट्राडे लेकर आइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट नायका का आपको इंट्राडे में दिखाई देगा। अच्छा ये देखिए, ये जो मास्टर स्ट्रोक की जो बात हो रही हम्म। थी ना, तो मार्केट में आप मास्टर स्ट्रोक एक दिन खेल लीजिए, 2 दिन खेल लीजिए, अल्टीमेटली तो वो शेयर्स आने हैं और अल्टीमेटली तो वो जिसको बेचने हैं उनको बेचने हैं। जी। तो इसके लिए इनफैक्ट मैं तो कह रहा था कि उस दिन, बल्कि इन हाइंडसाइट आपको सब चीज़ें ईजी लगती हैं, उस दिन क्योंकि वो दिन था जिसमें नैस्डैक में बड़ी रैली थी और प्लेटफॉर्म कंपनियों में, न्यू एज कंपनी में अच्छी बाइंग आई थी। नायका का खुद का स्टॉक उस दिन 10% ऊपर था। तो अगर इनफैक्ट सारे शेयर उसी दिन आए थे तो शायद अब्जॉर्ब भी हो जाते उस दिन। आई एग्री। अब थोड़ा सा यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, ये 9% का डिक्लाइन आ गया यहाँ पर। हालांकि 52 वीक लो से अभी भी 18% ऊपर है, लेकिन ये इस डिक्लाइन ने क्या किया है, वो जो पूरी रैली आई थी उसको अब जीरो कर दिया है इसने। ऑलमोस्ट मंथ टू डेट परफॉर्मेंस नायका का अब जीरो हो गया है करीब। मयूरेश इस पर आ दीजिए नायका पर। आई थिंक विल स्टे अवे अनुज जी। आई थिंक काफी कुछ जो डेवलपमेंट्स हुई है पिछले हफ्तों में नायका को लेके, तो मैं शेयर के ऊपर जो आई थिंक काफी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। और जो बिजनेस मॉडल था एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग, जो यूफोरिया था मार्केट में, जो वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा था, ऑब्वियसली आई थिंक जस्टिफाइबल नहीं था, क्योंकि आई थिंक जैसे अगले कुछ क्वार्टर बीतते जाएंगे, आई थिंक ये बेस को आउटबीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा आई थिंक जो एक सिनेरियो में हम बांध के चलते कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी का, स्पेसिफिकली आई थिंक अनऑर्गेनाइज्ड प्लेज में, ये काफी इंटेंस है। और हालांकि आई थिंक नंबर्स ठीक ठाक रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड, एटलीस्ट ऑन द टॉप लाइन। बॉटम लाइन में आई थिंक कितनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगी, ये आई थिंक थोड़ा क्वेश्चन मार्क ही रह सकता है। इट रियली हैज टू बी एक्सपोनेंशियल टू प्रॉब्ली हैव सब्सटेंशियल पीक। वैल्यूएशंस हैव ऑब्वियसली हैव कम ऑफ सिग्निफिकेंटली राइट नाउ। थोड़ा मैं भी लगता है आई थिंक बेहतर विकल्प है मार्केट में एट दिस पॉइंट टाइम कंपेयर टू दीस प्लेटफॉर्म कंपनीज एंड स्पेसिफिकली फॉर इनफैक्ट आप इट्स इजी टू अवॉइड, लेकिन वो लोग जो स्टॉक लेकर बैठे हैं, जिन्होंने शायद आईपीओ में खरीदा और आईपीओ के बाद खरीदा, प्रॉमिसिंग स्टोरी, एक यूनिक बिजनेस को देखकर, उनके लिए सलाह क्या होगी? नहीं खरीदना इज इजियर टू डील विद जिन वर्सेस जिनके पास है और वो सोच रहे हैं अब क्या करूं मैं। अंशिता जी, आई थिंक ये हमेशा पेचीदा सवाल रहता है, बट आई थिंक व्हेन टू एग्जिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है मार्केट में। आई थिंक कब खरीदना है, आई थिंक भले बात काफी लोग जानते हैं, बट आई थिंक एट ओनिल वी ऑलवेज रेस्ट अपॉन द पॉइंट ऑफ व्हेन टू एग्जिट। और अगर आप एग्जिट रूल्स फॉलो करते हैं इन टर्म्स ऑफ ईदर नंबर्स स्टार्टिंग टू टर्न अ लिटिल बिट बैड, आई थिंक जो प्राइस एक्शन स्टॉक में दिख रही है, आई थिंक यू हैव टू फॉलो दोज रूल्स। नहीं तो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली आई थिंक ये पोर्टफोलियो में लगार्ड्स बन के आपके रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एग्जिट रूल्स फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट। एक एक दो रिपोर्ट्स भी निकली हैं कि कैसे प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स तो ठीक है, उन्होंने अच्छी खासी पहले पैसे बनाए होंगे, लेकिन जिन्होंने आईपीओ के बाद लिया और ये बोनस आया, उनके लिए ज्यादा पेचीदा स्थिति है, एग्जैक्टली, बिल्कुल, वो फंस एब्सोल्युटली, गए। एब्सोल्युटली। और हजी देखिए एक बात है कि प्री आईपीओ में तो अब इवन जोमेटो में भी जो एकदम प्री आईपीओ इन्वेस्टर है, अब जैसे इन्फो एज है, इन्फो एज की कॉस्ट मेरे ख्याल से, जो मैं पढ़ रहा था डॉक्यूमेंट के हिसाब से, उनकी कॉस्ट अब एडजस्टेड बेसिस पर करीब 1.5 या 2 रुपए है या जोमेटो में। तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब ठीक है फर्क सबको पड़ता है बियॉन्ड द पॉइंट आगे, लेकिन अगर आपने 2 रुपए पे कुछ चीज़ ली है तो वो 60 पे भी आपके लिए 30 बैगर है। हाँ, वो 120 पे आपके लिए 60 बैगर थी, लेकिन फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इन्वेस्टर्स बाद में आए हैं या आईपीओ से जस्ट थोड़ा पहले आए हैं, वो उनके लिए फिर एक ऑब्वियसली काफ़ी एक इम्पैक्ट हो गया। और जिन्होंने खैर आईपीओ के बाद लिया है, जिन्होंने आईपीओ के बाद लिया है, वो तो मेरे ख्याल से एक 2 तरीके के इन्वेस्टर्स थे। या तो जो मोमेंटम चेस कर रहे थे वो थे, या जिनको वाकई में इस नायका स्टोरी पे यकीन था कि हाँ हमको यहाँ पर एक अच्छी कंपनी मिल रही है। और नायका के साथ एक चीज़ है, लेकिन नायका एटलीस्ट लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, नायका एक प्रॉफिट मेकिंग प्रॉफिट कंपनी है। मेकिंग कंपनी। तो ये और मतलब ठीक है, मैं ये बात मान सकता हूँ कि थोड़ा शायद अति हो गई थी जब नायका की लिस्टिंग हुई थी। जैसे जोमेटो की तो बहुत ही ज़्यादा अति हो गई थी, जी। ठीक है, नायका के केस में थोड़ी सी हो गई थी, लेकिन एटलीस्ट नायका के केस में एक आपको एक साफ बिजनेस मॉडल दिखाई देता है, आपको दिखाई देता है, उनके प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं आपको, आपको कैश फ्लो दिखाई देता है, आपको एक बैलेंस शीट दिखाई दे रही है, सब कुछ जी। दिखाई देता है। तो एक कहीं ना कहीं जाकर ये सेलिंग प्रेशर जब भी एब्जॉर्ब होगा, तो वहां पर आप एक एटलीस्ट एक रीजनेबल कॉल ले सकते हैं। क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनियां जिनके आईपीओ आए थे और जिनमें कहीं आपको विजिबिलिटी नहीं है कि लॉस कहाँ खत्म होगा, मेरे ख्याल से वहां ज्यादा दिक्कत आएगी इन स्टॉक्स में मुझे। और इसके लिए मैं मानता हूँ कि ये जो क्यूटनेस थी, ये दिखाने की जरूरत नहीं थी। मतलब ये सेलिंग बोनस तो आनी है, लार्जली हाँ अवॉइडेबल था। सेलिंग तो आनी है, हाँ। ये आने दीजिए उसको। जी उसके हाँ। बाद अपने आप मार्केट, अपने आप देखिए मार्केट का जो लेवल है, 1 साल के बाद
इट डजेंट मैटर कि बोनस आया होता है या नहीं आया होता, करेक्ट। ठीक है ना। तो आप एक खुद एक बैंकर, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। आप अपने आप लेवल, स्टॉक अपना लेवल ढूंढ लेता है। 1 साल में 2 साल में स्टॉक मार्केट में उसका लेवल आ जाता है। उसमें आप चाहे जो मर्जी कर लें, ट्विटर पे जो मर्जी बोल लें, टेलीग्राम पे जो मर्जी डाल लें या भी कर लें, अल्टीमेटली जिसको स्टॉक को अर्निंग्स के हिसाब से सेटल होना है अगले 2-3 साल में, वो वहीं वो जाके होगा। सेटल होगा। इनफैक्ट जब मैनेजमेंट से बातचीत भी हुई थी नंबर्स के बाद और ये जब सवाल पूछा गया था कि नो व्हाई द बोनस नाउ, आंसर इतना कन्विंसिंग नहीं था। तो पता नहीं प्रेशर में किया या कौन एडवाइस कर रहा है, लेकिन क्लियरली ये रिटेल निवेशकों के फेवर में डिसीजन नहीं गया और वहां पर हमने देखा दबाव लगातार बनता हुआ। कुछ